नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान का टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 3, जो कि यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, जिनेवा में, काहिरा में या फिर बेलग्रेड में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेलग्रेड में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ईरान की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नाटो के संस्थापक देशों की कुल संख्या कब कितनी थी? यानी कि जो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय जो है इसके कितने संस्थापक देश थे? तो उस समय जो है 12 देश थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? एक, पांच, दो या तीन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दो। लेकिन 31 जनवरी 2020 को जो है ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। इसीलिए अब एक के पास जो है परमाणु हथियार बचे हैं। लेकिन आपको पेपर में जो है दो पर ही टिक लगाना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल होता है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष का। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट और वीजा के की जा सकती है? बांग्लादेश की, नेपाल की, श्रीलंका की या पाकिस्तान की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल की। अगर इसमें आपको अगर नेपाल नहीं दिया हुआ है तो आपको इसमें जो है भूटान दिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि नेपाल और भूटान में जो है भारत जो है के लोग जो है बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है? 1956 से 1959, 1970 से 1973, 1961 से 1963 या फिर 1966 से 1969? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1966 से 1973, सॉरी 69 के बीच में जो है पंचवर्षीय योजना में जो है अवकाश रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अवामी लीग का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या भारत से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश से। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्षता संविधान के किस भाग से संबंधित है? संवैधानिक उपबंध, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या संसदीय अधिनियम? तो इसमें आपसे भाग पूछा है लेकिन इसमें आपको भाग नहीं दिया है। लेकिन इसका जो है भाग जो है 4 से संबंधित है और भाग 4 में जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों से ये संबंधित है, अनुच्छेद 51 तक। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सात बहनें का संबंध भारत के किस हिस्से से है? दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पश्चिमी भारत से या पूर्वोत्तर भारत से? तो ऐसे में हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर भारत से जो है सात बहनें यानी सेवन सिस्टर का संबंध है, जो कि भारत का हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया के दो सबसे सॉरी ये जो है इसमें सबसे छोटे देश पूछा गया है, लेकिन इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो भारत और पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े दो देश हैं। लेकिन इसके जो सबसे दो छोटे देश हैं, एक है इसका भूटान और दूसरा है मालदीव। तो ये आपको याद रखना है कि भूटान और मालदीव जो है दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े देश कौन से हैं, तो दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं भारत और पाकिस्तान, और सबसे छोटे देश हैं भूटान और मालदीव। तो ये जो है आपको लिख लेना है, भूटान और मालदीव। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि यूरोपीय संघ की स्थापना
यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो यूरोपीय संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य यूरोप में एक दूसरे को परस्पर संबंध में बढ़ावा देना और यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले दो देशों के नाम लिखिए। तो सबसे ज्यादा बार वीटो पावर प्रयोग करने वाले दो देश रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे ज्यादा बार अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया है। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं दो एजेंसियों के नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की दो एजेंसियां विश्व व्यापार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनेस्को है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की दो प्रमुख एजेंसियां हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रही दो गैर सरकारी संस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो अब जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए जो कार्य कर रही दो गैर सरकारी संस्थाओं के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली दो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दोनों जो है गैर सरकारी क्या है संस्थाएं हैं जो कि मानवाधिकारों के लिए कार्य करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आगे आता है किन्हीं दो ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। तो मणिपुर और त्रिपुरा पहले दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे और बाद में ये जो है आपके बने हैं राज्य। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि साझी संपदा से आप क्या समझते हैं। तो साझी संपदा उस संपदा को कहते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसी को साझी संपदा कहते हैं। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि, ये जो सभी है साझी संपदा के उदाहरण हैं। तो साझी संपदा किसे कहते हैं कि जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक हो, उसी को जो है साझी संपदा कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल क्यों लगाना पड़ा, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1975 में आपातकाल लगाने के दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला था है आंतरिक अस्थिरता और दूसरा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तो इन दोनों कारणों के जो है कारण जो है 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान रद्द हो गया और अब वहां भारत का संविधान लागू हो गया, ये इसका पहला परिणाम है। दूसरा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। यानी कि जब जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया तो उसमें जो है कश्मीर का जो अलग संविधान था उसको रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और वहां पर जो है भारत का संविधान लागू हो गया। और दूसरा परिणाम ये हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसके दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम लिखिए। तो जापान पर गिराए गए दो परमाणु बमों के नाम हैं लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ये आपको याद रखना है कि लिटिल बॉय और फैट मैन वो दोनों परमाणु बम थे। तो अब जो है इतना ही आपको लिखना है जिसके आपके 2 नंबर मिलते हैं आपको। लेकिन हमने जो है इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको लिए पूरा लिया है। तो लिटिल बॉय का नाम यानी कि लिटिल बॉय जो परमाणु बम था उसको जो है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर गिराया था और यह बम भी 29 बम वर्षक विमान एनोला से गिराया गया था और फैटमैन को अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर नागासाकी पर गिराया था। यह बम भी B-29 बम वर्षक विमान बॉक्सकार से गिराया गया था। यानी कि जो लिटिल बॉय बम था वो सबसे पहले 6 अगस्त को जो है 1945 में 8:15 पर हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था जो कि जापान का एक खूबसूरत शहर है। दूसरा फैटमैन जो बम था वो जो है अमेरिका ने ठीक उसके 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन जो है 9 अगस्त को सुबह 11 बजे नागासाकी पर ये बम गिराया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या आशय है, इसके क्या परिणाम रहे हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मकसद था कि वर्तमान अर्थव्यवस्था को खत्म करके एक नई अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए। इसका मकसद था कि विकसित देशों द्वारा अब अविकसित देशों का शोषण रुक जाए
और दुनिया की आय और साधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो। इसलिए इसके लिए इन उपायों का अपने प्रस्ताव का जो है अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कि सबसे पहले आता है वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार लाना। दूसरा है हाल ही में उपनिवेश मुक्त हुए देशों को एकीकृत करना और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को अपनाना। चौथा है कच्चे माल और आर्थिक गतिविधियों पर राष्ट्रीय संप्रभुता का स्वीकार होना। यानी कि आगे आता है प्राकृतिक देशों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना और बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना। विकासशील देशों को निर्यातित कच्चे माल के लिए वित्तीय सहायता देना, ये जो है सभी अपनाने के लिए कहा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता को किन्हीं दो उदाहरणों से बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला था कोरिया युद्ध को रोकना। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया था। यानी कि जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। और यह युद्ध 1950 में गंभीर रूप से धारण कर लिया गया था। इस युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने वार्ता और सैनिक कार्यवाही के जरिए जुलाई 1951 में इस युद्ध को खत्म करा दिया था। इसे संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी सफलता माना जाता है। जबकि यानी कि जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में ये युद्ध हुआ, तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसको रोक दिया था। इसीलिए इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता का ये सबसे बड़ा माना जाता है। आगे आता है तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका मकसद भविष्य में किसी और वैश्विक संघर्ष को रोकना था। और संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से अब तक किसी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनी है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की सफलता का एक उदाहरण है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। आगे आता है मूल निवासी कौन थे, इनके किन्हीं तीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो मूल निवासी वे लोग होते थे जो किसी देश या क्षेत्र में बहुत पहले से रह रहे हों, उनके पूर्वज वहां आकर अपनी जीवन यापन करते रहे हों। तो यही जो है मूलवासी होते हैं, जो कि किसी भी जगह पर पहले यानी बहुत ज्यादा वर्षों से रह रहे हो, वही जो है मूल निवासी होते हैं। जिनमें जो आदिवासी लोग आते हैं उन्हीं को जो है मूल निवासी कहा जाता है। और इनके तीन प्रमुख अधिकार हैं, जिनमें इनकी क्षेत्र को जो है इनको आर्थिक सहायता देना, इनके क्षेत्र को बचाना और इनकी संस्कृति को भी बचाना। यही जो है इनके तीन प्रमुख अधिकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हरित क्रांति के दो सकारात्मक तथा दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो हरित क्रांति के कारण कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण हुआ और कृषि उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरा आता है इससे खाद्यान्न आयात में कमी आई और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि जो इसमें आयात में जो कमी आई थी उससे जो है भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। ये तो है इसके क्या थे, सकारात्मक परिणाम थे हरित क्रांति के। अब आते हैं इसके नकारात्मक परिणाम। तो इसके नकारात्मक परिणाम है, सबसे पहला है रासायनिक खादों और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई। और इसका दूसरा है हरित क्रांति के फायदे बड़े और अमीर किसानों को ज्यादा मिले, जबकि गरीब किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। तो ये जो है इसके नकारात्मक प्रभाव थे। यानी कि इससे जो है रासायनिक खादों और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है कम हो गई। और इसमें जो है अमीर जो किसान थे इनको तो फायदा मिला, लेकिन जो गरीब किसान थे उनको जो है इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि आपातकाल का जनसंचार माध्यमों पर क्या प्रभाव पड़ा। आपातकाल के दौरान जनसंचार माध्यमों पर कई तरह के प्रभाव पड़े, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो आपातकाल के दौरान मीडिया अक्सर सरकारी नियंत्रण में होता है। और
तुरंत ही सरकार प्रचार में बदल जाता था। सूचना प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। मीडिया में स्वास्थ्य रिपोर्ट की आवश्यकता होती थी। तो ये जो है इसके कुछ जनसंचार पर माध्यमों पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सत्यापित और सत्यापन करने में मुश्किल होती थी। सत्ताधारी सरकार अपनी प्रतिध्वंसक ताकत बढ़ा सकती थी और विरोधी मीडिया को बंद कर सकती थी। इससे स्वतंत्र मीडिया के प्रति लोगों का भरोसा कम होता था। देश में आधिकारिक व्यक्तित्व ही प्रशासनिक प्रशासन समझा जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। तो गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम हो रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए जो है गठबंधन किया जाता है और सरकार जो है बनाई जाती है। तो अब जो है ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।